रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर हम आपका एक मरतबा फिर इस्तकबाल करते हैं। और जैसा कि आप नाज़रीन जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना ये प्लेटफॉर्म शहर अज़ीज़ में हर अच्छा काम करने वालों तक पहुंचकर उनके एहसासात को हम आवाम तक पहुंचाने की एक अदना सी कोशिश करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जो शख्सियत बराजमान हैं वो शख्सियत बिल्कुल भी तारुफ की मोहताज नहीं है। मालेगांव शहर में अपनी एक मुनफरिद शनाख्त के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने वाली शख्सियत मरहूम अमानुल्लाह खान सर के बड़े साहबजादे मोहतरम एहसानुल्लाह खान सर आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सर आपका इस्तकबाल करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना ये प्लेटफॉर्म जो है एजुकेशनल लेवल पर मुतहर्रिक है और गाहे बगाहे हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर एजुकेशन से जुड़ी हुई शख्सियात को पेश करते हैं ताकि हमारे नाजरीन में हमारे तलबो तालबात और हमारे दिगर जो अवामुन्नास जो हमारे अपने इस चैनल को देख रहे हैं उनको कुछ न कुछ एक गाइडेंस मिल जाए, कोई मोटिवेट हो जाए, कुछ एक मुतासिर कुन चीज़ें जो है उन तक पहुँचाई जाए। इस तरह से एक अदना सी कोशिश इस चैनल के ज़रिए से हो रही है। सर मैं बहुत एक ऐसा माहौल है, एक ऐसा वक्त आपके साथ गुजर रहा है जिसका जिक्र यहाँ पे करना जो है एक तरह से जख्म को खुरेदना है और एक तरह से आप अभी अच्छी तरीके से आप उस सदमे से, उस सानहे से बाहर भी नहीं निकल पाए हैं। लेकिन चूंकि मौजूदा वक्त का तकाजा है कि हम इल्म की जो तड़प है, इल्म की जो लगन है और तालीम का जो नुकसान आज के माहौल में हो रहा है लॉकडाउन की वजह से या दीगर भी जो स्कूलें बंद है, तो इस माहौल में हम अपने बच्चों को किस तरह से जोड़ सकते हैं, वापस से उन्हें तालीम से किस तरह से जोड़ना है, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि मैं आपसे गुफ्तगू करूं और कुछ आपका गम हल्का करने की कोशिश करूं। तो सर मैं चाहूंगा कि आप हमारे नाज़रीन को बतलाएं कि आपका जो खानदान है वो किस तरह से मालेगांव शहर में अपनी एक मुनफरिद शनाख्त के साथ अपना एक मकाम बनाया है और एक तरह से जो है वो समाज और माशरे के तई जो है आप लोगों की जो खिदमत चल रही है वो ज़रा सा हमारे नाज़रीन को बतलाएं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं प्रोफेसर अमानुल्लाह खान साहब का बड़ा लड़का हूं। मैंने 12th मालेगांव से किया, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग के लिए बॉम्बे चला गया। सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद यहाँ पर एज अ कॉन्ट्रैक्टर मैंने म्यूनसिपैलिटी में शुरू किया करियर। मैंने कोई 10 साल यहाँ पर काम किए, लेकिन चूंकि वो ठेकेदारी का माहौल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और वो ठेकेदारी का वो मिजाज मेरा नहीं था, वो चीज़ मुझे सूट नहीं की या दैट वाज नॉट सुटेबल फॉर मी या आई वाज नॉट सुटेबल फॉर दैट, तो आई लेफ्ट दैट प्रोफेशन एंड देन अगेन आई स्टार्टेड माई करियर इन एकेडमिक। देन मैंने फिर उसको BA इंग्लिश लिटरेचर से किया, MA इंग्लिश लिटरेचर से किया। वाली साहब की ख्वाहिश थी कि ऐसा है तो फिर टीचिंग लाइन में आ जाओ। फिर मैंने B.Ed किया, B.Ed के बाद M.Ed किया, M.Ed के बाद नेट किया फर्स्ट एजुकेशन में, उसके बाद M.Phil किया और फिर परभनी में चला गया जॉब के लिए। अब फिर कुछ हालात लाइफ में ऐसे हुए कि 2005 से मालेगांव में हूं। जी बहुत ही मुख्तसर में लेकिन इंतहाई जामे अंदाज में आपने अपनी तालीमी काबिलियत और जो एक बेहतरीन आला तालीम से आप सरफराज हुए हैं आपने बतला दिया। ये हमारे नाजरीन के लिए इंतहाई मुख्तसर वक्त में एक अच्छी चीज़ पहुंच रही है कि हम किस तरह से अपनी तालीमी सलाहियत को, तालीमी का प्रोफेशन हम चेंज भी कर सकते हैं। हमने अगर तय कर लिया है, हमारे जो 12वीं के तलबा हैं अगर उन्होंने तय कर लिया कि हम डॉक्टर बनेंगे, लेकिन हालात के पेश नज़र हम इंजीनियर भी बन सकते हैं, हम दीगर प्रोफेशन में भी जा सकते हैं। ये हमारे सामने मिसाल बैठी हुई है। सर बहुत ही अच्छी बात बतलाई आपने। मैं चाहूंगा कि आप अपनी फैमिली के ताल्लुक से बतलाएं कि आपके कितने बच्चे हैं और वो बच्चे भी क्या कर रहे हैं, वो भी जरा हमारे नाज़रीन। मैं शुरू से बहन भाइयों तो शुरू कर दूं। बहुत अच्छी बात है सर। देखिए हम 3 भाई हैं, 3 भाई 3 बहनें हैं, जिसमें से छोटी बहन शबाना MSG कॉलेज में लेक्चरर थी। बाद में शादी हो जाने के बाद उसने लेक्चररशिप छोड़ दी और एज हाउस वाइफ वो
डॉक्टर सईद फरानी साहब की अहलिया हैं। दूसरी बहन मेरी जेटी सीनियर कॉलेज में है, रुमाना मैडम। तीसरी बहन डॉक्टर समीना प्रैक्टिस करती है। मेरा छोटा भाई काफ़ी मशहूर है, रिजवान खान, प्रोफेसर रिजवान खान, 2 बार कारपोरेटर भी रहे हैं वो, और जानी मानी हस्ती है मालेगांव की, सभी जानते हैं उन्हें। और सबसे छोटा भाई जो था वो भी MA था, BA था, लेकिन अटैक में, दिल के दौरे में उनका इंतकाल हो गया। और हमारे बच्चों में ऐसा है कि रिजवान की लड़की ऑलरेडी MBBS हो चुकी है, माशाल्लाह। मेरा लड़का ऑलरेडी BMS हो चुका है, अभी कारपोरेशन में एज ए नोडल ऑफिसर अपॉइंटमेंट हुआ है उसका, कोविड जब से आया है वहीं पर काम कर रहा है। लड़की मेरी जो है वो नीट की प्रिपरेशन में है। मेरे दोनों भांजे फरानी साहब के दोनों लड़के MBBS हो गए हैं, बल्कि अवैस MD हो जाएगा इंशाल्लाह, अभी कल से उसके एग्जाम्स हैं। और दोनों भांजियां BDS हो चुकी हैं, बड़ी जैनब हो चुकी है, आयशा का भी चल रहा है 2nd ईयर। मेरा दूसरा भांजा जो है अब्दुल्ला, रुमाना मैडम का लड़का, वो MA ज्योग्राफी हो चुका है, और अभी उसने जो है तो सेट पास किया है जी, सीनियर कॉलेज के लिए एलिजिबल हो गया है, अभी फिलहाल सिटी कॉलेज में जाता भी है वो। और दूसरी भांजी अभी तैयारी कर रही है नीट की। और रिजवान का छोटा लड़का फरदीन MCOM फर्स्ट ईयर कर चुका है। इस तरह आप देखेंगे कि वालिद साहब की जो कोशिश थी कि पूरे बहन भाई, पूरे अगली जनरेशन के पूरे पोते पोतियां, नवासे नवासियां सब एजुकेशन में है अल्हम्दुलिल्लाह। हर कोई जो है तो अपने पेशे में, टीचिंग में, डॉक्टरी में, पहली खेप जो आई हम लोगों की सब टीचिंग में गए, अब ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह कि सब डॉक्टरी में आए। तो इस तरह से एजुकेशन में नुमाया मुकाम बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा काम है। और एक तरह से मरहूम अमानुल्लाह खान साहब ने जो तरबियत आप लोगों की है, जिस तरह से आप लोगों की निगहदाश्त की है, जिस तरह से परवरिश की है, तो यकीनन ये पोते पोतियों में भी और नवासे नवासियों में भी और पूरी अगली नस्ल में भी वो चीज सराहियत कर जाती है, और यकीनन उसका जो फैज है वो आवामुन नास तक पहुंचेगा। जरूर जरूर। तो सर मैं चाहूंगा कि आप हमारे नाजरीन को बतलाएं, मरहूम अमानुल्लाह खान सर जो है उनकी शख्सियत से मालेगांव शहर का हर तालीम से जुड़ा हुआ शख्स अमानुल्लाह खान सर की शख्सियत से वाकिफ है। जी जी। उनका जो सोशल बैकग्राउंड था, उनका जो समाज और माशरे से जो ताल्लुक था, उनका जो भी इल्म और अदब से जो ताल्लुक था, हर कोई जानता है। तो सर मैं चाहूंगा कि आप उनकी शख्सियत के उन पहलुओं का तस्करा यहाँ पर करें जो आवामुन नास तक नहीं पहुंच सकी है। जी जी। बिल फर्ज एक मिसाल मैं आपको दूंगा कि आप मरहूम अमानुल्लाह खान सर जो है वो अपने घर में अपने बच्चों के साथ वो किस तरह से बर्ताव करते थे, या अपनी बीवी के साथ उनके क्या मामलात थे, या फिर उनके जो अपने दामाद वगैरह हैं, या और भी घर के जो अफराद हैं, जो पोते पोतियां, नवासे नवासी हैं, इनसे उनके किस तरह के ताल्लुकात थे, वो हमारे नाज़रीन को बेहतर। देखिए, सबसे पहली बात तो वालिद साहब वाज ए टिपिकल पठान। वो बावजूद तमाम शहरी लाइफ के उनके अंदर एक टिपिकल पठान मौजूद था, और वो चूंकि किसान घराने से थे, वो बोलते भी थे अक्सर मैं किसान आदमी हूँ, इसलिए उनके मिजाज में वो चीजें ऐसी ही थी जो रिवायती तरीके की वो भूले नहीं थे, शहरी जिंदगी में भी पुरानी रिवायतों के साथ चलते थे। अब मैं एक एक से शुरू करता हूँ। एज अ हस्बैंड कैसे थे, तो मम्मी के साथ तो वो बहुत अच्छा मिजाज था उनका, खुश मिजाजी से रहते थे, कमेंट भी करते थे, हंसी मजाक में तंज भी करते थे, और मजाक के बातों बातों में हंसाए भी करते थे बहुत सारे। संडे का दिन जब हुआ करता था, चूंकि दोनों सर्विस करते थे इसलिए बहुत अच्छा खाना भी बनाते थे वो। संडे को खास तौर पर नाश्ता तैयार किया करते थे, कीमा वगैरह बनाते थे। यानी मैं उन 80s की बात कर रहा हूँ, यानी जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे, सब बहन भाई। और बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि रिटायरमेंट से 1 साल पहले वालिद साहब ने हज भी किया था, और अम्मी को साथ ले गए थे। और वहां पर हज में भी अम्मी बताती हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा एक टोटली चेंज पर्सन, क्या बात, तो वो अजब एक नया रूप वहां पर देखा उन्होंने कि बहुत सो मच केयरिंग हस्बैंड। तो हर अब वहां तो मामला ऐसे भीड़ भाड़ बहुत रहती है, और वालिदा मेरी हाइट भी थोड़ी वालिद साहब के मुकाबले कम थी, तो वो हर जगह अपने हिसार में उनको लेकर पूरे अरकान वगैरह पूरे करते थे, और बड़े अच्छे अंदाज से उन्होंने हज में उनका साथ दिया, और बड़े कोऑपरेटिव हस्बैंड थे, खुश मिजाज तो थे ही थे। अब आ जाते हैं एज अ दामाद, तो दामाद के साथ तो फरानी साहब के साथ उनकी बातें तो सबने जानी ली, सब कोई चीज छुपी नहीं थी। मैं अक्सर मजाक में भी बोलता था, ताज़ियती जलसे में भी कहा कि जोड़ी बहुत अच्छी थी ससुर दामाद की, हम मिजाज थे, दोनों में मुताले का शौक था, और इत्तेफाक की बात हज में भी दोनों साथ थे माशाअल्लाह, और बिल्कुल दोस्तों की तरह रहा करते थे दामाद के साथ वो,
छोटे बहन भाई मेरे जो हैं असलम, वो तो खैर उम्र में भी छोटे हैं, इसलिए थोड़ा सा वो झिझक थी उनकी, और थोड़े शर्मीले शर्मीले से रहा करते थे। लेकिन सैयद फरहानी साहब के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात, और हर हफ्ते में 2-3 बार वो आया करते थे। और वो जब भी आते थे फरहानी साहब, वाली साहब भी खिल जाते थे एकदम, शेर व अदब की महफिल जमती थी और बड़ा अच्छा वक्त बीता करता था। और फरहानी साहब के आ जाने से घर का माहौल भी खुश हो जाते थे सब। अब्बा खासतौर पे पुराने अशार, ऐसी बीमारी में भी उन्होंने, ऐसे हालात में भी उनको वाली साहब को हंसाया है। क्या बात, फरहानी साहब ने तो बड़े केयरिंग थे, बहुत चाहते थे उनको। और फरहानी साहब को भी बहुत अकीदत थी, बहुत ज्यादा एक दूसरे को पसंद करते थे, मिजाज शनास थे दोनों एक दूसरे के। और एज अ फादर उन्होंने, अब्बा की बात याद आती है मुझे, अगर याद भी करूं मैं, तो उन्होंने कभी पर्सनल कोई काम बोले ही नहीं बच्चों को। क्या बात, यानी बीमारी में भी अगर किसी से एक गिलास पानी मांग रहे हैं तो उसके लिए वो गिल्टी बोलते थे, बार बार बोलते थे आई एम सॉरी बाबा, आपको एक गिलास पानी मांग रहा हूँ, आई एम सॉरी। तो उनकी आदत थी कि जहां तक हो सके किसी को काम बोलना नहीं। बचपन में भी याद आता है कि कभी पैर दबाना हो, ये हो, मुझे तो कभी बोलते ही नहीं थे। रिजवान खिलसी अक्सर कभी बोलते थे पैर दबा, और वो था भी, वो नॉलेज भी थी उसको। और अब रहा सवाल बेटियों का और बहुओं का, तो सवाल ही नहीं। अब एज अ फादर इन लॉ, बहुओं के साथ उनका मिजाज ऐसा था, क्या बताऊं मैं, बेटियों से कम किसी को नहीं समझते थे, बहुत प्यार करते थे बहुओं को। और बहुएं भी सब दीवानी थी, बहुएं कहो, दामाद कहो। देखिए हमारी फैमिली में ऐसा है कि हम सब बहन भाई और हमारे पूरे बच्चे और भाभियां और दामाद, कोई सब गिरवेदा थे वालिद साहब के। और कोई किसी को, मैं तो यकीन से कह सकता हूं कि हम यतीम नहीं हुए, हमारे बच्चे यतीम हो गए। यानी ऐसा लगाव था, और हमसे कई गुना ज्यादा हमारे बच्चों ने उनके दादा और नाना से सीखा। क्या बात। खास तौर पे मेरा जो लड़का सलमान है, वो तो शुरू से बड़ा पोता था, उनके साथ ही रहा है, वो उनके साथ ही सफर भी करते थे। अब इतनी बीमारी में जब हम हट्टे कट्टे होकर भी शादियों ब्याह का अवॉइड करते हैं कि सफर की सोबात कहाँ उठाते बैठेंगे, मगर वो इतना होने पर भी कार में बच्चे सलमान के साथ परभनी नांदेड़ तक जाते थे शादियों में, जबकि उनको चलना वॉकर से हुआ करता था, मगर रिश्तेदारों के तय उनका वो था। और मेरा भांजा अवेज फरहानी जो है, वो तो 10वीं तक मैं समझता हूँ घर पर ही रहता था, नाना के साथ ही उसका रहना खाना पीना, और बहुत बेपनाह प्यार करते थे अपने नवासों से, नवासियों से, पोतों से, पोतियों से। और सभी बच्चों के लिए उनके दिल में बेपनाह प्यार, मोहब्बत, शफकत, और सभी के साथ बड़ा अच्छा मिजाज था उनका, और सबके लिए बहुत केयरिंग थे। और इतना, अब ये तो हो गई हमारी फैमिली की बात। इसके अलावा आपको बताऊं मैं, हमारी चूंकि टिपिकल जॉइंट फैमिली थी और बड़ा कुंबा था, तो वालिद साहब के कुछ 12-13 बहन भाई हैं। अच्छा। तो उनके बच्चे मिलाकर ऑलमोस्ट 60 कजिन्स हैं। अच्छा। तो वो सब उनका भी उतना ही केयर करते थे, कौन कैसा है, किसकी शादी ब्याह हुई, किसको क्या जरूरत है। मुझे डिपार्टमेंट मेरी तरफ था कि रिपोर्ट लेते रहो, किसको क्या जरूरत है उनको वो करते रहो। यानी ये चीज में बीमारी के बावजूद उनका जो हाथ था हमेशा खुला था, केयरिंग थे हमेशा। और बचपन से उन्होंने एक चीज का जोर दिया कि भाई सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। उनको साथ वाले उनके असातिज़ा प्रोफेसर बोलते भी थे कि आप कारखाना नहीं लेते, प्लॉट नहीं लेते, खाली सब पैसा किताबों में डालते हो, पढ़ाने में डालते थे। वो बोलते थे भाई बच्चा काबिल होगा तो कई कारखाने आ जाएंगे, कई हो जाएगा। तो बच्चों को काबिल बनाने में उन्होंने सारी अपनी एनर्जी वेस्ट की, पढ़ने पर बहुत जोर देते थे। अक्सर बोलते थे कि भाई आप पढ़ो, जिस अखबार पेपर में आप भजिया खा रहे हो तो भजिया खाने के बाद उसमें क्या लिखा है वो पढ़ो। किस किस्म का मिजाज था। और हर बच्चे के लिए आला से आला तालीम, खूब से खूब तर के लिए जिक्र खुश होते थे, और नहीं पढ़ने वाले बच्चे नापसंद थे उनको। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सब बच्चों ने भी उनका बातों का भरम रखा, सबने आला तालीम हासिल की, और सभी के लिए उनकी दुआएं थी। सबके साथ मामला तो उनके बड़े प्यार मोहब्बत के, शफकत के, और दोस्तों की तरह रहा करते थे वो बच्चों के साथ। हमारे पूरे उनके पोते पोतियां, नवासे नवासियां, सबके साथ बड़े दोस्ताना ताल्लुक था। ऐसे बात करते थे जैसे हम उम्र हैं उनके। खास तौर पे अवेज, फरदीन, सलमान, इन लोगों के साथ काफी। और मेरी भतीजी रिजवान सर की लड़की सानिया। अच्छा, ये बच्चों की पूरी तकरीरें लिखाने का डिपार्टमेंट भी वाली साहब के पास था। आज तक वो, अब ऐसा हो गया कि सब गूंगे हो गए, एक शख्स के जाने से सबकी आवाजें चली गई, क्या कब बात करे तो क्या बात करे, ऐसी हालत हो गई। अभी आपने जो जिक्र किया
कि सब गूंगे हो गए, तकरीरें सबकी लिख कर दिया करते थे। इस बात से मुझको एक बात याद आई कि मैं खान सर के पास इत्तेफाकन मैं जो है 10वीं का जो है इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ने घर में आया करता था। तो उस वक्त हम लोगों की जो अलविदाई तकरीब मुनक्किद हुई एटीटी हाई स्कूल में, तो उस वक्त मुझको बोलने के लिए अलविदाई जो जुमले बोलने के लिए तो सर ने मुझको तहरीर करके दिया था, और वो मुझको वो लफ्ज अल्फाज आज भी याद हैं कि वो इस तरह से मतलब नए अल्फाज थे मेरे लिए। बराबर। उसमें एक शेर उन्होंने कहा था, वो शेर भी अभी मैं भूल रहा हूँ, लेकिन मुझको अभी तक याद था कि उसमें हम रिकाब जो एक लफ्ज आया था, काफी मुझको नया, मेरे लिए नया था। उसके अलावा जिस वक्त मैं सिटी कॉलेज में बीए का स्टूडेंट था, तो उस वक्त मैं तो महरूम रहा सर की तदरीस को, मैं उस वक्त उनका तालिब इल्म नहीं था, लेकिन मेरे जो ताल्लुकात थे, जो शनासाई थी, तो उस बिना पर मैं सर के पास आया कि मुझको एमएसजी कॉलेज में डिबेट कंपटीशन में शिरकत करना है, और उन्वान भी बड़ा डिफिकल्ट था कि इंतखाबात के मौके पर सियासी जमातें आवाम को वादों की खैरात बांटकर मुल्क को माशी बदहाली की गहरी खाई में धकेल रही है। इस तरह से एक तवील उन्वान था, और इस पर तबाह आजमाई करनी थी। सर ने मुझको तकरीर लिख कर दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सर्टिफिकेट गवाह है कि उस वक्त मुझे यकीन नहीं था कि मुझे इनाम मिलेगा, लेकिन सर ने जो मवाद लिख कर दिया था, जो वहां पर मैंने पेशकश की थी, उस बिना पर उर्दू लैंग्वेज में मुझको फर्स्ट प्राइज मिला था। अल्हम्दुलिल्लाह वो सर्टिफिकेट मेरे लिए यादगार हो गया। मैं जब भी वो देखता हूँ तो मुझको अमानुल्लाह खान सर याद आते हैं, और मैं बड़ा यानी वाकई में सर, अभी आपने ये भी जिक्र किया कि हमारे बच्चे यतीम हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि पूरा शहर जो है वो यतीम हो गया है आपके जाने से, और एक खेला जो बन गया है उसका पुर होना बहुत मुश्किल है। सही, वाकई में आप लोगों के ऊपर जो सानेहा अभी गुजरा है, इससे आप लोगों को निकलना जो है काफी मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन चूंकि अब जिंदगी है और अल्लाह ताला का उसूल है, तो वो तो बहरहाल हर किसी के साथ होना है, हमें सब्र करना चाहिए। बहरहाल मैं चाहूंगा कि आप अमानुल्लाह खान सर के मुख्तलिफ गोशों के ताल्लुक से जो है वो बतलाएं। जिस तरह से आपने घरेलू जिंदगी के ताल्लुक से आपने बतलाया, तो उनका शौक क्या था, उनका मशगला क्या था, उनके जो शोरा थे, जो जिनके अशार वो बोला करते थे अपनी निजामत में, अपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में, तो उसके ताल्लुक से हो सकता है कि आप कुछ मुनफरिद हमारे नाज़रीन को बता सकें। जी जरूर। देखिए, वालिद साहब जो हैं सभी जानते हैं, शेर शायरी, शेर व अदब में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे, और तरक्की पसंद तहरीक, तरक्की पसंद शोरा और मुसन्निफीन से काफ़ी लगाव था। और हैदराबाद में जब वालिद साहब पढ़ते थे तो मखदूम मुइनुद्दीन से बहुत मुतासिर भी थे, और उनको देखा भी था, मिले भी थे। और जब मालेगांव आना हुआ, मालेगांव आने की भी एक अजीब दास्तान है। यहाँ पर आने के बाद शकील मोहसिन अदब, शकील सेठ से उनकी अच्छी रस्म रहा थी, और इस जोड़ी ने मालेगांव में बॉम्बे के जितने तरक्की पसंद शोरा थे, वो साहिर लुधियानवी हो, कि मजरू सुल्तानपुरी हो, कि शकील बदायूनी हो, या आपके कैफी आजमी हो, सरदार जाफरी हो, इन सब लोगों को लाने वाली जोड़ी ये थी। और एक नहीं, कई बार। बल्कि कैफी आजमी साहब का तो ऐसा था कि वो लोगों को पता भी नहीं चलता था, और अब्बा के साथ कोनूर के खड्डे में और काकानी थिएटर के रेत पर बैठे रहते थे, और उस वक्त उनका तोती बोला करता था। उनकी कई हंसते जख्मों, हीर रांझा वगैरह फिल्में चलती रहती थी। तो अब्बा बताते हैं कि उनके सारे गाने हिट सड़कों पे बजते थे, और लोगों को पता नहीं था उन गानों का तहरीर करने वाला शख्स ये है। क्या बात, जो नदी के किनारे बैठा है, फल्ली खा रहा है, इस्लामपुरी में घूम रहा है। और फिर क्रिश चंद्र को भी सिटी कॉलेज में लाए हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि मोहम्मद रफी साहब भी मालेगांव आए हैं, एमएसजी अपने मालेगांव स्कूल में इमदादी प्रोग्राम में। 1967 की बात है। अब वो तो मुझे होश नहीं है, मैं 3 साल का था। अब्बा बताते हैं, फुर्सत में जो जिक्र करते थे उनकी ज़बानी जो सुना वो शेयर कर रहा हूँ मैं। बाद में महेंद्र कपूर को लाए थे। महेंद्र कपूर को लाने के बाद वो 2 दिन रुके भी थे यहाँ पर। और तरक्की पसंद शोरा में सभी को तकरीबन, मैं नहीं समझता कोई शायर ऐसे रहे हैं कि जो नहीं आए हैं। और खुमार बाराबंकी साहब तो हमारे घर पर आ जाया करते थे, तो उन तो घर मिंबर की तरह थे वो। कई शोरा ऐसे थे, अब्बा की डायरेक्ट खतो किताबत हुआ करती थी, खासतौर पे कैफी साहब की, मजरू सुल्तानपुरी की। इतना ही नहीं, सिटी कॉलेज में जब गैदरिंग थी तो जितने भी पिछले 20-25 साल में आते थे, वो वालिद साहब, हारून बीए साहब, एक नाम बोल रहे हैं, हारून बीए साहब का भी इसमें बहुत बड़ा रोल था। इप्टा शुरू करने वाले भी ये लोग टीम थी। 1980 में इप्टा की टीम आई थी, कैफी आजमी साहब आए थे। आपको याद होगा रफी साहब का इंतकाल हुआ था, और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था शिवाजी टाउन हॉल में,
और उसके फौरी बाद वहां पर इप्टा का अपन तो भाई ऐसे है ये ड्रामा हुआ था। अच्छा। और फिर उसकी मेंबरशिप शुरू की गई थी। स्कस के लिए काफी बड़े बड़े मुशायरे किए गए, हसन कमाल, जावेद अख्तर भी आए हैं। और इस तरह से वो शायरों में तो उनको लगभग मुझे नहीं लगता कि कोई बचा हो मालेगांव आने से। अब उनकी जाती पसंद की अगर बात करेंगे तो मैंने बचपन से देखा इब्न सफी के दीवाने थे। क्या बात। इब्न सफी, हमने होश संभाला तो वालिद साहब किताब लिए हैं और मुस्कुरा रहे हैं, तो मैं परेशान होता था कि यार किताब में ऐसा क्या होगा कि वो मुस्कुरा सकता है आदमी। तो मैं 4-5 साढ़े 5 साल का बच्चा, मैं पूछता था पापा क्या लिखा है, ऐसा क्यों उसमें हंस रहे, तो वो बोलते थे ऐसा है वैसा है। इब्न सफी का नाम पहली बार सुना। अब उस तक तो पढ़ना भी नहीं आता था, अलिफ बे जिम पुरानी पहली थी। तो इब्न सफी का पहला चस्का वालिद साहब से लगा। और एक कॉमन बात थी कि पूरे बहन भाई उसके तीर के मार खाए हुए थे इब्न सफी के। और इत्तेफाक ये सईद फारहानी साहब की भी पूरी फैमिली इब्न सफी की दीवानी। मैं बार बार बोलता हूँ ना, जोड़ ऐसा है ये कि सब मिजाज मिलते हैं। फिर हमारी पूरी फैमिली में उस जमाने के जितने मैगजीन थे, अब देखिए रिजवान रब्बानी साहब कि आजकल के बच्चों को तो उन मैगजीन का नाम भी नहीं पता है। देखिए एक मैगजीन हुआ करता था पहले, सबसे पहले बच्चों का हिलाल। अब आजकल की जनरेशन जेट एज में है, कंप्यूटर मोबाइल में ये सारी पढ़ने का चीज, पढ़ाई तो बुरी तरह मार खा गई। मगर हमारे बहन भाइयों में झगड़े हुआ करते थे कि ये किताब पहले मैं पढ़ूंगा। आज बहन भाई लड़ते हैं, चार्जर मेरा है, पहले मैं मोबाइल चार्ज करूंगी। क्या बात ये। और हमारे झगड़े होते थे किताबों पर कि नीली दुनिया आई है पहले मैं पढ़ूंगी। और अब्बा का ऐसा था कि वो बैलेंस पर्सनालिटी रखते थे। अल रिसाला भी आता था, फिल्मी मैगजीन भी आते थे, बच्चों का नूर, खिलौना, जासूसी दुनिया तो था ही। एक पूरे नॉवेल कई बार आए हैं पूरा सेट। फिर क्रिश चंद्र के बहुत बड़े दीवाने थे और वो ये हैबिट बच्चों में डेवलप किए। और सभी बहन भाइयों में मुतालिया का शौक वालिद साहब से ही आया। उनको शौक था रात में चाय बनाना, पिलाना, मैच देखना, क्रिकेट के मैच, कोई स्पोर्ट्स है, क्योंकि बेसिकली वो स्पोर्ट्समैन भी थे। एक आम लोगों को क्या बात चली तो बता दूं कि वालिद साहब उनके जमाने में वॉलीबॉल के नेशनल प्लेयर थे। माशाल्लाह। और कुछ हालात की वजह से वो आगे बढ़ ना सके, वरना इनके जो साथ के लोग थे वो ओलंपिक खेले। माशाल्लाह। और अब्बा का बैच अभी भी रखा हुआ है। वो बोलते हैं कि यार मेरे पास उस वक्त इतने पैसे नहीं थे कि कोट सिलाऊं मैं, कि तो वो लगाने के लिए कोट का हालात थे। वो पुलिस एक्शन हुआ था, जमीन जायदाद सब छिट गई थी, इसलिए थोड़े परेशान थे। मगर और चूंकि वो स्पोर्ट्स मैन थे अंदर से, इसलिए जिंदगी में भी वो यही चाहते थे कि भी फेस लाइफ एज ए स्पोर्ट्समैन। रोना धोना गिला शिकवा वो चीजों को बड़ा चिढ़ते थे वो। और रिजवान में वो चीज आई है स्पोर्ट्स की। और हम इरफान में, हम में रीडिंग का ज्यादा था। हम खेले तो तीनों भाइयों में कॉमन था, खेले तीनों भाई, और वो वालिद साहब की तरफ से है। और जितने खवातीन के मैगजीन होते थे बहनों के लिए वो आते थे, बानो है, 20वीं सदी। और फिल्मी मैगजीन, बच्चों को इंग्लिश आना चाहिए इसलिए फिल्मी मैगजीन लगाते थे वो, फिल्म फेयर, स्टार एंड स्टाइल। यानी उस जमाने की बात कर रहा हूँ 80s से, जमाने में तो तस्वूर भी नहीं था। फिर अखबारात, इनकलाब तो यानी होश संभाले जब से है। फिर अल बयान भी आ रहा है, अल रिसाला भी आ रहा है, मजहबी मजामीन भी आ रहे हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की कि बच्चों को मराठी भी आए। बस एक चीज में है, एक कोताही हुई, मराठी हम में से कोई भी उबूर पा नहीं पाया। अब उसमें मालेगांव का भी वो था। तो पढ़ने पढ़ाने का बड़ा शौक था उनको। और बचपन से ही वो हम लोगों को तरगीब देते थे, भी पढ़ो, पढ़ने के अलावा दूसरी बात नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह सभी बहन भाई पढ़ने में अच्छे थे। और दूसरा शौक ये था उनको कि रात में चाय बनाना, पिलाना, मैचेस देखना। क्रिकेट के बड़े दीवाने थे, सॉकर के बड़े दीवाने, फुटबॉल के। और खेल स्पोर्ट्स की बात हो तो बिल्कुल आंखों में चमक आ जाया करती थी। और शोहरा में उमूमन जो है वो, अब ये तो गालिब, जिसको उर्दू का शायरी है तो गालिब गालिब ही है, उसमें तो सवाल ही नहीं। मिर्जा गालिब को सबसे बड़ा शायर मानते ही थे। अल्लामा इकबाल के कलाम के भी बहुत गिरवेदा थे, बहुत मुतासिर थे। फैज अहमद फैज के बहुत ज्यादा दीवाने, फैज अहमद फैज है, मीर गालिब। और साहिर कैफी तो ये तो उनकी रगों में बसे हुए थे, सरदार जाफरी। और नसरों में राजेंद्र सिंह बेदी, क्रिश चंद्र, इन लोगों को बहुत पढ़े। और फिर अभी पिछले 20-25 सालों में मुश्ताक अहमद यूसुफी और मुमताज मुफ्ती, मुस्तनसर तारड़ और मुख्तार मसूद, तो वो सब इतने अच्छा। हमारा तो एक सबसे बड़ा नुकसान यानी क्या बताऊं मैं, कि अब्बा के जरिए हम लोगों को वहां तक रसाई होती थी।
कि तो अब हम लोग सब टेक्निकल साइंस के लोग थे, शेर और अदब में अब्बा जो अच्छा हम सब बहन भाई अब्बा जो बोल रहे हैं वो करना है। अच्छा ये भी उनकी शख्सियत का एक था कि कभी उन्होंने किसी को मारा नहीं, कभी किसी को डांटा नहीं, मगर रौब दबदबा ऐसा था कि क्या मजाल है कि कोई उनकी मर्जी के खिलाफ सोच भी ले, करना तो दूर की बात है। अभी इतनी एज हो गई हम लोगों की, मगर अभी भी हम कुछ नहीं कर सकते थे। उनकी नजर ऐसी थी कि समझ जाते थे कि भाई ये नागवार गुजर रही इनको। और फिल्मों का भी शौक था उनको, शायरों में फैज, साहिर ये पसंद थे, फिल्मी गाने भी सुना करते थे। बल्कि बचपन में याद आता है रेडियो पर उमूमन मॉर्निंग में सुना करते थे। अभी तो मैं जवान हूँ अक्सर सुना करते थे वो मलका पुखराज के, हफीज जालंधरी का कलाम। और बचपन में मुझे याद आता है गुनगुनाते भी रहते थे अक्सर वो। यानी कि हम लोगों को सुनवाई तो जब से ही हुई। तैला तारुफ, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, इन लोगों के बहुत बड़े फैन थे। मोहम्मद रफी, किशोर को ये कहना मुश्किल है ज्यादा किसको पसंद करते थे, दोनों को बराबर पसंद करते थे। मौसीकी में एस डी बर्मन के दीवाने थे। गालिब और जोश मलियाबादी भी ज़बानी याद था, और जिगर मुरादाबादी, पुराने क्लासिक शायर शोरा जितने हैं। और नस्रों में मैं समझता कृष्ण चंद्र को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। वो बोलते थे कि नस्रों में शायरी करता है ये। क्या बात है। और उनकी वजह से कितनी किताबें हम लोग सिर्फ इसलिए पढ़े के अब्बा बता रहे हैं वो। और बड़ा अच्छा अल्लाह पाक ने बेशुमार सिफात से नवाजा था अब्बा को, जिसमें एक मैंने जो नोट किया, हाफिजा जबरदस्त था। यानी मैं अगर कहूं तो मुबालगा आ रही होगी कि मैं अपने वालिद साहब की तारीफ कर रहा हूं, लेकिन हकीकतन इतना नॉलेजेबल शख्स, इतने अच्छा हाफिजे वाला, इतने अच्छे लबो लहजे वाला, और इतने शोबों में डिमांड रखने वाला, उबूर रखने वाला, कमांड रखने वाला मैंने तो नहीं देखा। और बड़ी हैरत भी होती थी कि यार किसी भी शायर का नाम लो और पूरा कलाम ज़बानी सुना दिया करते थे। और सभी चीज़ों को शौक था, मौसीकी का भी कभी शौक था, फिल्मों का भी शौक था, मगर ये कि पुरानी चीज़ें, अच्छी चीज़ें, ये लेक्चर चीज़ें उनको बिल्कुल सतहीपन किसी भी चीज़ में पसंद नहीं करते थे। सर आप एक बात जो तिश्ना रह जाती है वो ये कि परभनी से मालेगांव आने का जो सफर था, जी जी, जो आमतौर से सभी लोग जानते भी हैं, बोलते भी हैं, लेकिन जो हकीकत थी वो आप जरा सा हमारे नाज़रीन। जी जी जरूर, बिल्कुल। देखिए अब्बा, बहुत कम लोगों को पता होगा कि वालिद साहब को भी सिविल इंजीनियरिंग में दाखिल किया गया था। अच्छा। हैदराबाद में। अच्छा। यानी मेरे दादा ने, हमारे दादा जान ने अब्बा को सिविल इंजीनियरिंग में हैदराबाद में एडमिशन किया। लेकिन अब अब्बा का शायराना मिजाज, नाजुक तबीयत, शेर और अदब का हिस्सास मिजाज, और रियाजी का खुश्क मजमून, और वो इंजीनियरिंग, ड्राइंग, और ये चूंकि मैं सेम कर चुका हूँ तो मुझे पता है क्या क्या प्रॉब्लम आया होगा। वो प्रॉब्लम मुझे भी आया था, मगर मेरी सुनवाई हुई नहीं, मुझे करना ही पड़ा वो। तो अब्बा को जब एडमिशन वहाँ इंजीनियरिंग में करवाए तो वो साल भर वो कुछ समझा नहीं। उन्होंने साल साफ मेरे दादा से कह दिया कि अब ये अब्बा ने जो बताया कि भाई ये मुझसे मैथ्स होता नहीं, और मुझे शेर शायरी पसंद है, और ये ड्राइंग और ये रियाजी वगैरह मुझसे होने वाला नहीं है। मैंने कहा ना, टिपिकल पठान आदमी थे। तो फिर दादा भी मेरे बड़े फराक दिल और बड़े दूर अंदेश इंसान थे। मेरे दादा पे टॉपिक बात करूं तो अपने आप में एक बहुत चैप्टर, और वालिद साहब पूरी की पूरी कॉपी हमारे दादा की थी जी। और दादा की तो हैरत इसलिए भी होती है मुझे कि यार उस जमाने में, आजादी से पहले का उनका जो दौर था, यानी 100 साल पहले, जब तो ये सारे चीजें नहीं थी, इतनी दूरअंदेशी उनको कैसे थी, हालात ऐसे बदलेंगे ये चीजों का। बहरहाल उन्होंने फिर जब देखा कि वालिद साहब से इंजीनियरिंग नहीं हो रही तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, जो तेरा दिल होता है वो कर। तो वो बोले कि मैं टीचर बनना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा प्रोफेसर बन। फिर कॉलेज में पढ़ा। तो कॉलेज में पढ़ाना 60 साल पहले ये बहुत बड़ी बात थी, प्रोफेसर। फिर उन्होंने, अब वालिद साहब औरंगाबाद में रहे, वहां से उन्होंने बीए किया। बीए करने के बाद, चूंकि मैंने कहा कि वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेलते थे, मालेगांव सबसे पहले आने का सबब वॉलीबॉल बना। अच्छा। वो वॉलीबॉल की वहां की टीम लेकर यहाँ पर आए, गेंदा मैदान में मैच होते थे। ये गालिबन 61 की बात है। और वो फुटबॉल, अपने वॉलीबॉल के मैच में उनकी टीम जीत गई। जीतने के बाद में रात में यहीं रुक गए वो। फिर यहाँ पे डॉक्टर पीर मोहम्मद रहमानी साहब, हामिद बरकती साहब, आयशा हकीम, इन लोगों से मुलाकात हुई। तो बातों बातों में उन्होंने पूछा कि भी आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, मराठी भी आपको बहुत अच्छी आती है, आप क्या करते हो? तो उस जमाने में अब्बा कन्नड़ में पढ़ाते थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भाई, डॉक्टर पीर मोहम्मद रहमानी ने कहा कि भाई उर्दू आती इतनी अच्छी, आपको मराठी आती है, तो वहाँ कहाँ बैठे हो आप देहात में, मराठी माहौल में, यहाँ पर आ जाओ, अपने शहर में आओ, उर्दू दां लोगों में आपकी जरूरत है, और आपके लिए भी अच्छा होगा, आपको मिजाज को भाएगा ये शहर, आप पसंद करोगे। तब मैंने कहा हाँ हूँ करके। उन्होंने कहा ऐशा की एड्रेस ले लिया और आई गई बात हो गई। मगर अब्बा का जैसे ही रिजल्ट आया फाइनल का,
तो उनको अपॉइंटमेंट लेटर चला गया। तो वो इस तरह से मालेगांव स्कूल में 62 में आ गए। अच्छा। और इससे पहले भी 1 साल पहले उनका आना हुआ था यहाँ फिल्मों के लिए। अच्छा। वो दिलचस्प वाकया ऐसा है कि उस जमाने में मुगल आजम रिलीज हुई थी। और मैंने कहा कि वो फिल्मों के भी शौकीन थे, फिल्म हर चीज का शौक था। हर खूबसूरत चीज, हर सलीकामंद बात, हर अच्छी चीज पर वो पसंद करते थे। तो मुगल आजम रिलीज हुई, कोहिनूर थिएटर में लगी थी, और उस जमाने में औरंगाबाद बैकवर्ड था, ये बॉम्बे से करीब होने की वजह से फिल्में यहाँ ज्यादा लगती थी। तो वालिद साहब का पूरा ग्रुप साइकिल पर औरंगाबाद से मालेगांव आया। मुगल आजम उस जमाने की शोले थी वो। अब यहाँ आने के बाद तो टिकट उनको मिला नहीं, हाउसफुल हो गया। तो अब्बा ने फिर कोहिनूर सिनेमा वाले, थिएटर वालों से कहा कि हम 7-8 लोग औरंगाबाद से साइकिल पर आए सिर्फ मुगल आजम के लिए, अब टिकट हम नहीं देखेंगे तो हमारे लिए मसला आएगा। तो उन्होंने भी उनके जज्बात की कदर की और एक्स्ट्रा कुर्सियां लगा के उनको रात का शो मुगल आजम दिखाए। अब 1 बजे आने के बाद रात में तो जाने का सवाल ही नहीं था। तो दरियाई बिल्डिंग उस जमाने में बन रही थी, जनता लॉज। तो रात में ये लोग जो है जनता लॉज में ठहरे और दूसरे दिन नूरानी मस्जिद वगैरह देखने गए। वहां पर पीर मोहम्मद रहमानी साहब से बात हुई और फिर उन्होंने और उसको याद दहानी की कि भाई अब जो है तो आप आ जाओ। और फिर यहाँ पर 62 से अब्बा मालेगांव स्कूल ज्वाइन किए। फिर टीचिंग करते करते उन्होंने एमए कर लिया। हाँ सॉरी, मालेगांव स्कूल से फिर बीएड करने बॉम्बे चले गए। और बॉम्बे जाने में ये हुआ कमाल कि वहां तरक्की पसंद शोरा को करीब से देखने का मौका मिला। वो बताते हैं वहीं पे उन्होंने जोश मलियाबादी को सुना और पुराने जितने क्लासिक शोरा थे उनको बॉम्बे में साल भर में वो बहुत ज्यादा करीब से देखे। और शकील सेठ के साथ, हारून बिया साहब के साथ उनकी टीम जब से बन गई 67 से, और फिर इस टीम ने बाद में मोहम्मद रफी साहब को लाया और महेंद्र कपूर वगैरह को मालेगांव स्कूल की तामीरी इमारत के लिए। फिर 67 में बीएड के बाद उन्होंने 71 में एमए हो गए और एमए होते ही उसी दिन उनको अपॉइंटमेंट मिल गया एज अ प्रोफेसर। फिर वो सिटी कॉलेज में ज्वाइन हो गए, सिटी कॉलेज, एमएसजी कॉलेज। और फिर कमांड ऐसा था कि उर्दू, इंग्लिश, मराठी सब लैंग्वेज। अच्छा, सब्जेक्ट भी ऐसे थे कि अब के इंग्लिश पढ़ाएंगे तो शेक्सपियर को इंग्लिश जहां से ज्यादा अच्छा पढ़ाते थे। तो आदमी को गुमान होता है यार इन्होंने शेक्सपियर कैसे पढ़ा। साइकोलॉजी के ऐसे अबवाब, ऐसे चैप्टर्स बताते थे कि पूछो मत। और बड़ा मजामिन पे उबूर था, जुबान पे उबूर। तसव्वुफ के ऊपर भी बहुत था। तसव्वुफ के ऊपर मौलाना रूमी पढ़ने के बाद तो पढ़ना बंद कर दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं ताब नहीं ला पा रहा हूँ इनकी। तो इतना एतराज भी नहीं करते हैं लोग, बहुत कम लोगों में होता ही। तो मालेगांव आने, अच्छा और एक बात ये रहती है, उमूमन लोग आने के बाद वापस बैक टू पवेलियन चले जाते हैं। अब्बा का एक खास बात ये रही कि ना वो मालेगांव से गए, ना किसी को मालेगांव से जाने दिया। यानी हम सब 6 बहन भाई मालेगांव में रहे और अब्बा तो अब्बा अम्मा दोनों भी यहीं रहे। कभी उन्होंने मालेगांव छोड़ने की बात भी नहीं की। मालेगांव से इतना प्यार था उनको, इतनी मोहब्बत थी। हमेशा बोला करते थे कि मालेगांव जैसा प्यारा शहर कहीं नहीं है। बहुत मुतासिर थे मालेगांव के लोगों से, बातों से। अब इस हद तक थे कि उन्होंने दूसरी जगह का नाम ही नहीं लिया। मगर यहाँ बैठे बैठे भी तमाम रिश्तेदारों की वो खबर लिया करते थे, खबरगिरी करना, शफकत, प्यार, मोहब्बत के मामलात और अदब सिखाते थे। उनसे जो मिलने वाला जो है वो उनसे बात किस तरह करना, नशीस्त बर्खास्त, अदब, बातचीत, अंदाज गुफ्तगू, बात पेश करने का अंदाज, कभी पेशानी पर बल नहीं, कभी कोई और अच्छी बात, कभी मनफी बात नहीं, जहां तो हो सके। और ये अब्बा के बारे में ये भी मशहूर है कि जो घर में आए तो लतीफे भी हुआ करते थे कि पोस्टमैन को भी पहले चाय पियो बोल दिया करते थे। शादी का कार्ड लेने वाले जितने लोग आए सबको पहले हुक्म होता था पहले पानी दो, चाय दो। अब वो पुरानी हैदराबाद तहजीब के दिल दादा थे और वही तहजीब हम लोगों में मुंतकिल करना चाहते थे। इस तरह से बहुत ही अच्छा सेशन, बहुत ही अच्छी बातें प्रोफेसर एहसानुल्लाह खान सर की ज़बानी, अमानुल्लाह खान सर के ताल्लुक़ से, जो कि उनकी माशरत थी, जो उनका समाजियात था, जो उनका समाज और माशरे से ताल्लुक़ था, वो तो हर कोई जानता है। लेकिन जो अंदरूनी मामलात थे वो काफ़ी हद तक हमारे सामने आश्कार हुए। आपकी ज़बानी मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बेहतरीन बातें जो है, एक अच्छे वालिद, एक अच्छे ससुर और एक अच्छे मतलब बोलना चाहिए कि घर के सरबराह और बहुत सारी चीज़ों में अपनी मुनफरिद शनाख्त रखने वाली शख्सियत से हम महरूम हो चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें गरी के रहमत करे, जन्नत में आला से आला मकाम से नवाजे। और इसी के साथ मैं विदा चाहूँगा प्रोफेसर एहसानुल्लाह खान सर से। सर मैंने आपका बहुत कीमती वक्त लिया, बहुत अच्छी बातें आपने हमारे नाज़रीन के साथ यहाँ पर शेयर की हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
55, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद, मुफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।